नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक और अनसुलझे कॉलेज कोल्ड केस की पूरी क्रोनोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसने सालों तक एक पूरे के पूरे कैंपस को खौफ के साए में रखा। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए सीधा इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस कैंपस में हर साल नए छात्रों को एक बड़ी ही खौफनाक चेतावनी दी जाती थी। एक अनकहा नियम था, थर्ड फ्लोर वाले लाइब्रेरी के पास बिल्कुल मत जाना, दिन में भी नहीं और रात में तो भूलकर भी नहीं। अब आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं कि भाई आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा था जिसने इतनी दहशत फैला रखी थी। जरा सोचिए, आधी रात का समय, एक ऐसा दरवाजा जो सालों से बंद पड़ा है और जैसे ही वो खुलता है सड़ी हुई किताबों की गंध और एकदम नमी भरी हवा बाहर आती है और फिर अचानक ईएमएफ मीटर की तेज टिक 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 की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंजने लगती है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है ना। यहीं पर लोगों का जो अपना डर था वो एक वास्तविक जांच के आमने सामने आ गया था। अब देखिए, जब भी कुछ अनजान या डरावना सामने आता है तो आम प्रतिक्रिया क्या होती है? भाग जाना, जैसा कि अभय के दोस्तों ने किया। लेकिन अभय का नजरिया बिल्कुल अलग था। दरअसल वो एक तांत्रिक दादा का पोता था, तो उसने सीखा था कि डर से पहले चीजों को समझना जरूरी है। उसका मानना था कि हर परछाई भूत नहीं होती। और सच कहें तो इसी तार्किक सोच ने पूरे ग्रुप को वहां से भागने के बजाय सच की तलाश करने का हौसला दिया। 12 साल, जी हां, पूरे 12 साल। ये वो लंबा समय है जितने वक्त तक इस थर्ड फ्लोर की लाइब्रेरी को पूरी तरह से सील रखा गया था। मतलब बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी आधिकारिक नोटिस के, बस 12 सालों का एक खौफनाक सन्नाटा। और अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो ये सब शुरू हुआ था एक जूनियर लाइब्रेरियन के साथ घटी एक बेहद रहस्यमय घटना के ठीक बाद। तो उस लाइब्रेरियन का नाम था शेखर। उसे रात की शिफ्ट मिली थी और एक सुबह वो उसी लाइब्रेरी में बेहोश पड़ा मिला। उसकी आंखें एकदम फटी की फटी थीं, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। जब कुछ समय बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी तो उसने बताया कि रात के सन्नाटे में किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा था। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। बस इस डरावने अनुभव के तुरंत बाद ही उस लाइब्रेरी पर हमेशा हमेशा के लिए ताला जड़ दिया गया। अब जब कॉलेज प्रशासन ने किसी भी जांच से साफ मना कर दिया तो एंट्री होती है डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता की। और यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है, उनकी जांच का तरीका ये विज्ञान और आस्था का एकदम अनोखा संगम था। एक तरफ उनके पास ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर और नाइट कैमरे जैसी आधुनिक तकनीक थी, तो दूसरी तरफ पारंपरिक सुरक्षा के लिए मोमबत्तियां और नमक भी था। मतलब एक बेहद ही असामान्य लेकिन सच में बहुत ही आकर्षक अप्रोच। वैसे इस पूरी जांच का जो सबसे अहम टूल था वो था ईएमएफ मीटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले उतार चढ़ाव को मापता है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अक्सर इसका इस्तेमाल ऊर्जा के अज्ञात स्रोतों को पकड़ने के लिए करते हैं। अब चौंकाने वाली बात तो ये है कि जैसे ही जांच दल ने उस बंद कमरे में पहला कदम रखा, बिना किसी बिजली के कनेक्शन के मीटर की सुई अचानक पागलों की तरह बीप करने लगी। वहां हालात कितनी तेजी से बिगड़े ये देखना सच में खौफनाक है। जरा इस टेबल पर गौर करते हैं। पहली रात सिर्फ ट्यूबलाइट का जलना बुझना और फ्लैशलाइट्स का अचानक बंद हो जाना। दूसरी रात तक किताबें अपने आप शेल्फ से नीचे गिरने लगीं। लेकिन तीसरी रात आते आते तो मामला पूरी तरह से हिंसक हो गया। फर्नीचर और भारी भारी किताबों को हवा में फेंका जाने लगा। मतलब सिर्फ इन 3 रातों के भीतर उस अदृश्य शक्ति की ताकत बहुत भयानक रूप से बढ़ चुकी थी। और इस बढ़ती हुई ताकत के पीछे जो सबसे डरावना पहलू था वो था एनर्जी ड्रेन, यानी ऊर्जा का खिंचाव। पहली रात की रोशनी गायब होने से लेकर दूसरी रात को मोबाइल की बैटरी का कुछ ही मिनटों में 20% से सीधे 0 पर आ जाना, ये कोई मामूली इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। तीसरी रात तक तो उस जगह का तापमान 0 तक गिर गया और एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडी हवाएं चलने लगीं। साफ था कि वो शक्ति माहौल से ऊर्जा खींचकर खुद को एक भौतिक रूप दे रही थी। खैर, उस लाइब्रेरी के दरवाजे खोलने का एक बहुत ही भयानक परिणाम भी सामने आया। वो खौफ अब सिर्फ उस एक कमरे तक सीमित नहीं रहा था। अंधेरे में एक लड़की के रोने की अजीब सी आवाजें, हॉस्टल की खिड़की में काली परछाई का दिखना और बंद वॉशरूम में भारी कदमों की आहट। दहशत पूरे के पूरे कैंपस में जंगल की आग की तरह फैल गई। नौबत यहां तक आ गई कि प्रिंसिपल को चेतावनी देनी पड़ी कि अगर ये सब तुरंत नहीं रुका तो जांच करने वाले छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो यहीं से जांच की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। देखिए, डॉक्टर सिद्धार्थ का विज्ञान केवल कैमरों और मीटरों से डेटा जुटा रहा था,
लेकिन वो इस खतरे को रोक तो नहीं सकता था ना। इसलिए अब तांत्रिक सत्यदेव बाबा की आध्यात्मिकता को सामने लाया गया। नमक की रेखाओं, संस्कृत के मंत्रों और कड़े अनुष्ठान के जरिए अब स्थिति का सीधे सीधे सामना करने का वक्त आ गया था। अब समस्या को सिर्फ समझना नहीं था, बल्कि उसे हमेशा के लिए रोकना था। जैसे ही बाबा ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए, उस कमरे की हवा एकदम भारी हो गई और फिर डिजिटल रिकॉर्डर में एक बेहद साफ और दिल दहला देने वाली आवाज कैद हुई। उसने कहा, मुझे यहां बांध दिया गया। ये सुनते ही होश उड़ जाते हैं। ये कोई साधारण भूतिया घटना नहीं थी। ये आवाज सीधे तौर पर चीख चीख कर ये बता रही थी कि जो भी शक्ति वहां है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मजबूरी में वहां फंसी हुई है। बस यहीं पर हमारी कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है। जो मामला अब तक सिर्फ एक भूतिया कहानी लग रहा था, वो अचानक एक बहुत ही गंभीर सवाल बन गया। क्या ये वाकई एक दुखद आत्महत्या थी या फिर एक सोची समझी हत्या? ये वो खुलासा था जिसने इस पूरी घटना को पैरानॉर्मल दुनिया से निकालकर 20 साल पुराने एक खौफनाक अपराध के रहस्य में बदलकर रख दिया। उस एक आवाज ने 20 साल पुरानी एक बहुत गहरे राज से पर्दा उठा दिया। पता चला कि वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि 20 साल पहले वहीं काम करने वाली एक लाइब्रेरियन थी। जब उसने एक प्रोफेसर द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत की तो सिस्टम ने उल्टे उसी को दोषी ठहरा दिया और फिर एक रात उसी कमरे में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और पूरे मामले को आत्महत्या का नाम दे दिया गया। यह इस बात का एक खौफनाक उदाहरण है कि कैसे बड़े संस्थान कभी-कभी सच को हमेशा के लिए दफना देते हैं। बिना न्याय और बिना अंतिम संस्कार के बेचारी वो आत्मा 20 सालों से उसी लाइब्रेरी में भटकने को मजबूर थी। तो उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए सत्यदेव बाबा ने एक बेहद सुव्यवस्थित और सटीक तरीका अपनाया। रात के ठीक 2:30 बजे मुक्ति का अनुष्ठान शुरू हुआ। लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच हवन कुंड बनाया गया। उस खोई हुई आत्मा का असली नाम पुकारा गया। उसे नए वस्त्र और साफ जल अर्पित किया गया और अंत में पूरे विधि विधान के साथ मुक्ति के मंत्र पढ़े गए। ये जो कदम दर कदम प्रक्रिया थी ना, ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि उस आत्मा को वो सम्मान दिलाने का एक तरीका था जिससे उसे 20 सालों तक वंचित रखा गया था। और अनुष्ठान पूरा होते ही जो परिणाम सामने आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एकदम सन्नाटा। ईएमएफ मीटर की जो टिक टिक पहले दिन से पागलों की तरह गूंज रही थी, वो अब पूरी तरह से शांत हो गई। ऑडियो रिकॉर्डर में भी अब किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी। ये पूर्ण शांति ही इस बात का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रमाण थी कि वो आत्मा आखिरकार अपने सफर पर आगे बढ़ चुकी थी। वो जगह हमेशा हमेशा के लिए खौफ से मुक्त हो गई थी। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सभी आत्माएं स्वाभाविक रूप से बुरी होती हैं या फिर कुछ बस समय के चक्र में फंसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्याय मिलने का इंतजार कर रही हैं? ये डरावनी कहानी हमें हर रहस्य के पीछे छिपे एक मानवीय पहलू को देखने पर मजबूर करती है। उम्मीद है कि इस क्रोनोलॉजी ने इस पूरे विषय को एक नए और स्पष्ट नजरिए से समझने में मदद की है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और हां, हर अनसुलझे सवाल का जवाब तलाशते रहिए।